तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो केपलर्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक हम स्टडी करते हैं, व्हाट इज इलिप्स। इलिप्स और इलिप्टिकल। इलिप्टिकल क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ इलिप्स। व्हाट इज इलिप्स? ठीक है, अब वापस से क्वेश्चन आएगा, इलिप्टिकल तो समझ में आ गया, एक फॉर्म ऑफ इलिप्स का एक फॉर्म है। तो इलिप्स मतलब क्या होता है? इलिप्स का मतलब होता है एक सर्कल होता है, सर्कल को आप दो साइड से प्रेस करोगे तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से ऊपर से और नीचे से प्रेस कर दूं तो क्या होगा? उसका शेप थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, उसको हम कहते हैं इलिप्स। दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अ इलिप्स, ठीक है। समझ में आ गया इलिप्स क्या होता है? चलिए अब हम स्टडी करते हैं अपना फर्स्ट लॉ। व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स? केपलर्स का फर्स्ट लॉ क्या था? द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स। द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोसी। इसका मतलब क्या हुआ? जो मेरे पास एक प्लैनेट है, ठीक है, ये मेरा सर्कुलर ऑर्बिट है, यहाँ पे सन है, चलो मैं इसको मान लेता हूँ, हियर इज अ सन, ठीक है। यहाँ पे अगर प्लैनेट है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? ये जो ऑर्बिट, एक प्लैनेट यहाँ से लेके पूरा एक सर्कल कंप्लीट करके आता है तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब क्या? वन रिवोल्यूशन, पूरा एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करना, उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट है ये पूरा। तो जब प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। ये जो ऑर्बिट है ये इलिप्स वाला है, सर्कल नहीं है, ये इलिप्टिकल है। तो ये प्लैनेट पूरा रिवॉल्व करेगा इन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोसी। अगर इन केस, फोसी मतलब क्या होता है? सर्कल का एक सेंटर वाला पार्ट, उसको हम कहते हैं फोकस। फोकस कहते हैं, फोकस का प्लूरल फॉर्म होता है फोकस। आप उसको प्लूरल फॉर्म क्यों कह रहे हैं? अब प्लैनेट यहाँ पर है तो इसका एक सर्कल बनाओगे आप तो ये उसका एक सेंटर हो जाएगा। अगर ये प्लैनेट रिवॉल्व करते करते अगर यहाँ पर आ गया तो यहाँ से एक सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो सन भी उसका फोसी बनेगा। मतलब हर एक जगह पे प्लैनेट रिवॉल्व करेगा, आप वहाँ पर सर्कल ड्रॉ करोगे तो सन वहाँ पर सेंटर में होगा, इसलिए इसका सेंटर यहाँ पर। अगर यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करोगे तो सेंटर यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो सेंटर यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से सेंटर चेंज होता जाएगा, ये फिक्स रहने वाला है। अगर कहीं पे आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये फिक्स होने वाला है और प्लैनेट्स के हर पोजीशन पे ये फोसी बनेगा। इसलिए हम प्लूरल फॉर्म, क्योंकि एक से ज़्यादा बार कॉर्नर में आने वाला है, इसलिए हम इसको कहते हैं फोसी। अंडरस्टूड? जब प्लैनेट पूरा रिवॉल्व करेगा तो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है और उसके सेंटर में हमेशा सन रहने वाला है। वो चाहे कितने भी डिस्टेंस पे रहेगा लेकिन फिर भी सेंटर में सन ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ हो गया हमारा, ठीक है। अब हम सेकेंड लॉ स्टडी करते हैं। फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया, अभी हमारा सेकेंड लॉ रहेगा। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर इनकेस ये वापस ये मेरा इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ये सन है, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्लैनेट है, ये ए है, ठीक है। अगर ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ मूव करता है तो ये हो गया बी, ठीक है। तो ये प्लैनेट बी हो गया। अगर इनकेस ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, जब जर्नी स्टार्ट करता है यहाँ से यहाँ पे पहुँचता है, सिमिलरली सेम पैटर्न में यहाँ पे एक मेरा ऑर्बिट है, यहाँ पे एक प्लैनेट है मेरा जिसका नाम सी है। अगर वो प्लैनेट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस तय करेगा जो कि डी है, ठीक है, तो ये मैं सर्कल यहाँ पे मार्क कर दूँ पूरा, ठीक है। इसका मतलब अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा, यहाँ से मैं यहाँ का डिस्टेंस कवर करूँगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस मैं कवर कर रहा हूँ पूरा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मुझे यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए नियरली 5 मिनट्स लग रहे हैं।
तो वही 5 मिनट में अगर मेरा ऑर्बिट यहाँ, अगर मेरा प्लैनेट यहाँ पर है, सिमिलर 5 मिनट के बाद वो इतना ही डिस्टेंस तय करेगा, अगर कोई दूसरी जगह पे भी होगा तो भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, अब दोनों ने डिस्टेंस कवर किया है तो दोनों का जो एरिया रहेगा, अगर मैं इसको A1 मान लूं और इसको A2 मान लूं, तो एरिया 1 इज ऑलवेज इक्वल टू एरिया 2, दोनों हमेशा इक्वल ही रहेंगे। अगर 5 मिनट में ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा तो अगले 5 मिनट में इसका डिस्टेंस भी उतना ही रहेगा, डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अब फिर वापस से क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पे इतना ज्यादा एरिया दिख रहा है, यहाँ पे विड्थ ज्यादा है, यहाँ पे विड्थ कम है, फिर इक्वल कैसे होगा? तो डिफरेंस कैसा होगा? यहाँ पर देखो, ये ऑर्बिट से सेंटर सन हमारा करीब में है, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है इसीलिए इसकी विड्थ ज्यादा हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, लेंथ ज्यादा हो रहा है इसलिए इसकी विड्थ कम हो रही है, इसलिए दोनों बोथ आर इक्वल। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? So we have completed our second law. Now we are going to start our third law. ठीक है, थर्ड लॉ। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ थर्ड लॉ? बड़ा सिंपल सा है, t² रेज़ टू r³। ठीक है, अब इसको मैं शॉर्ट के लिए समझाता हूँ। t मतलब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है, r मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। इसका मतलब क्या होता है? अब डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म को हम स्टडी करते हैं। द स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना, ये क्यूब है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल है, इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो वो किसके बराबर होगा? जो डिस्टेंस बिटवीन है प्लैनेट और सन के बीच में, दोनों का डिस्टेंस का क्यूब लोगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। अब डायरेक्टली डिपेंडेंट और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, और इनवर्सली में क्या होता है? अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। ठीक है, तो वापस से डेफिनेशन लेते हैं। द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन द ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं हम लोग, कैसा रहेगा। is directly proportional to r³। ठीक है, सी हियर, ये आपका ऑर्बिट है, ये आपका सन है, यहाँ से प्लैनेट रोटेट कर रहा है तो इसका डायरेक्शन ये साइड में होगा, ये सर्कुलर घूम रहा है, ये सन है। ठीक है, तो अब मुझे ये जो घूम रहा है, ये घूमने से इसका फोर्स कितना होगा? अब मुझे इसका फोर्स पता करना है कि कितने फोर्स से घूम रहा है, कितनी क्षमता कितनी है उसके अंदर, तो वो हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो उसका हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जितने फोर्स से घूम रहा है, अब मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो वो घूमने के लिए उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो हम वेलोसिटी लेते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ठीक है, अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? अब यहाँ से हमारा प्लैनेट रोटेट कर रहा है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ पे आ रहा है। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब एक ऑर्बिट कंप्लीट करना। अब मेरा प्लैनेट यहाँ से निकल के पूरा यहाँ पे आएगा तो एक ऑर्बिट कंप्लीट हो रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो ये सर्कल जैसा लग रहा है आपको, तो इसका मुझे पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब सर्कल का हम पेरीमीटर नहीं निकालते, सर्कल का हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। तो वेलोसिटी की जगह पे आएगा सर्कमफ्रेंस। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम। नेक्स्ट, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या रहेगा? v इज इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन t। v इज इक्वल्स टू
2 पाई आर अपॉन टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया, वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने स्टडी किया था सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल का फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, ये आ रहा कहाँ से है, सेंट्रीपिटल फोर्स से आ रहा है। ठीक है, हमने इसको लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, पुट v वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं ये इक्वेशन में v जो है, ये v जो आपको दिख रहा है इधर, ये v को मैं रिप्लेस करूंगा यहाँ की वैल्यू से। ठीक है, तो ये हो गया f इज इक्वल्स टू, सुन रहे हो आप, यहाँ पे देखो f इज इक्वल्स टू m, v के प्लेस पे क्या आएगा 2 पाई आर अपॉन आर। ठीक है, अब यहाँ पे v स्क्वायर था तो ये पे भी स्क्वायर आएगा पूरा। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ आ जाते हैं, डिस्टेंस कम पड़ रहा है हमको। ठीक है, नेक्स्ट f इज इक्वल्स टू m। अब ये स्क्वायरिंग है तो इसका स्क्वायर इसको दे देते हैं पहले। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, पाई है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, अब r है, r का स्क्वायर आएगा तो r के स्क्वायर के बजाय मैं लिखता हूँ r इंटू आर डिवाइडेड बाई r। ठीक है, लिख सकता हूँ ना मैं, r स्क्वायर मतलब r इंटू आर लूँगा तो r स्क्वायर हो गया, ये r कट हो गया तो बचा क्या, f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर। ठीक है, ठीक है, 4 ये आर कैंसिल हो गया तो यहाँ पे t, सॉरी हमने t यहाँ पे मिस कर दिया, v की जो वैल्यू होती है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई t था ना, तो यहाँ पे t आएगा। हियर वी आर टेकिंग एज t, तो ये भी स्क्वायर में आ जाएगा इधर। ठीक है, तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये टी स्क्वायर। ठीक है, तो हम तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, हम यहाँ का v की जगह पे t भूल गए थे, टी स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब वापस से हम आते हैं लॉ के ऊपर। लॉ क्या कहते हैं, यहाँ के ऊपर आते हैं हम लोग। जब कभी भी टी स्क्वायर है, हम प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल निकालते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं, एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट अप्लाई करेंगे हम, कांस्टेंट इनटू आर क्यूब। ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक जो रहता है वही कांस्टेंट हम लेते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कैपिटल्स का लॉ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमें स्मॉल r के आर क्यूब, ये हो गई t की वैल्यू। ठीक है, अब ये t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर डिवाइडेड बाई t की जगह पे आएगा k इंटू आर क्यूब। ठीक है, t स्क्वायर था, ये t स्क्वायर, यहाँ पे भी t स्क्वायर की वैल्यू है k इंटू आर क्यूब, k इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब ये आर क्यूब है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, r इंटू आर। ठीक है, f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m इंटू आर डिवाइडेड बाई k इंटू आर इंटू आर, ये r कैंसिल, तो ये बच गया f इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई के आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसको मैं एक कांस्टेंट ले लेता हूँ पूरा। ठीक है, मैं इसको एक कांस्टेंट की तरह ले लेता हूँ, f इज इक्वल्स टू, ठीक है, इसको मैं बोलूँ कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अब ये पूरा चला गया तो यहाँ पे बचा क्या, कुछ नहीं बचेगा ना। जब कुछ बचा ही नहीं तो हम क्या लेते हैं, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं रहेगा तो उसकी जगह पे हम वन लेते हैं, 1 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं वापस को मैथमेटिकल फॉर्म में चला जाऊं तो f, देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे मैंने इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया था, अगर मैं ये हटा दूं तो इसकी प्लेस पे क्या आएगा, वापस से प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल आने वाला है।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब था। अगर मैं प्रोपोर्शनल सिंबल हटाऊंगा, इजिकल टू लाऊंगा, तो वहाँ पे इजिकल टू और एक कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ता है। अगर मैं इसका रिवर्स कर लूँ तो इजिकल टू और कांस्टेंट, उसका रिवर्स कर दूंगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ करते हैं, एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, ये हमारा डेरिवेशन है। तो अब यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लिया है यहाँ पर, ये कांस्टेंट को वैल्यू रहेगी 4π² m डिवाइडेड बाई k। दिस इज कॉल्ड केपलर कांस्टेंट, केपलर्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये हमारी फोर्स की क्षमता पता चली कि जितने फोर्स से वो घूम रहा है वो उसका प्रेसिडेंट रहेगा। ठीक है।